हेलो एवरीवन। BANS 183 इस किताब का नाम है दोस्तों पर्यटन मानव विज्ञान। सेकेंड ईयर की बुक है और इसका आज असाइनमेंट हम लिखेंगे और समझेंगे, क्योंकि दोस्तों असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम पेपर में। तो ये सत्रीय कार्य है जुलाई 2023 से लेकर जनवरी 2024 के लिए। दोस्तों इसमें पहला जो सवाल है ये 500 शब्द में लिखना है और पहला खंड है। तो इसमें पहले खंड में पहला ही सवाल है, मानव विज्ञान को परिभाषित करें, चर्चा करें कि मानव विज्ञान किस प्रकार पर्यटन का अध्ययन करता है 20 अंक के लिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं। मानव विज्ञान यानी कि इंग्लिश में इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये जो शब्द है एंथ्रोपोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एंथ्रोपस जिसका मतलब मानव विज्ञान होता है और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान, अर्थात मानव के विज्ञान को ही मानव विज्ञान कहते हैं। मानव विज्ञान संस्कृति जीव विज्ञान इतिहास के विभिन्न कोणों से मानव अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन ने मानव विज्ञान को अतीत और वर्तमान मनुष्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। मानव वैज्ञानिक मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास को समझने में रुचि रखते हैं। वे ये भी जानने में रुचि रखते हैं कि पारिस्थितिकी संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है। तो दोस्तों जैसे कि जो विशेष प्रकार की जो पारिस्थितिकी होती है, जैसे कि हिमालय में रहने वाले लोग हैं उनकी संस्कृति अलग होती है रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की तुलना करें तो। और कैसे मानव व्यक्तित्व के विकास और संवर्धन का संस्कृति पर असर पड़ता है, वे मानव भिन्नता के अस्तित्व के बारे में भी जांच करते हैं। कौन? मानव वैज्ञानिक, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग। वे मानव अतीत यानी कि मानव के पास्ट भूतकाल और इसके संस्कृति के पुनर्निर्माण में समान रुचि रखते हैं। मानव विज्ञान की 4 ब्रांचेज यानी कि 4 शाखाएं होती हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, फिर दूसरा जैविक अथवा शारीरिक मानव विज्ञान, फिर पुरातत्व मानव विज्ञान, फिर भाषाई मानव विज्ञान। तो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मानव विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास किया जाता है ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो। इससे महिलाओं बच्चों वृद्धों दलितों वंचितों का कल्याण हो सकेगा। इससे जनजातीय समाज को समझकर उनके विकास हेतु श्रेष्ठ नीतियां बनाई जा सकती है। मानव विज्ञान का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ। यह मानव जीवन के सभी आयामों का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान की सहायता से हम शहरी मानव विज्ञान और व्यावसायिक प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, शारीरिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान, मानव जीवन से जुड़ी अनेक समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये मानव विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञान प्रमुख रूप से पर्यटन विज्ञान को 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं। एक तो पर्यटन का उद्भव यानी कि इसका विकास कैसे हुआ है तथा पर्यटन का विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। मानव विज्ञानियों ने पर्यटन को 1970 ईस्वी से समझना शुरू किया। शुरू में पर्यटक स्थल के मेज़बान कौन होते हैं? जिनके यहाँ पे मेहमान जाते हैं, जो मूल निवासी होते हैं उस क्षेत्र के जीवन व व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। तो शुरू में जो मानव वैज्ञानिक थे वो सिर्फ मेजबानों की संस्कृति, मेजबानों पर ही अपना फोकस करते थे। फिर 2005 के बाद में निम्न मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। पर्यटन के कारण व्यक्ति और समाज कैसे बदलते हैं, पर्यटक और मेज़बान कैसे बातचीत करते हैं। जैसे कि कोई पर्यटक घूमने गया तो वहाँ के आसपास के लोगों से कैसे वो बात कर रहा है और वो क्या लोग साझा करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई टूरिस्ट है इंग्लैंड का, वो भारत के लोगों से मिलकर के अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करता है, इसका भी अध्ययन किया जाने लगा 2005 के बाद में। फिर तीसरा नंबर पर पर्यटक और मेज़बान संपर्क के कारण उत्पन्न गतिशीलता। तो देखो जहाँ पर पर्यटक आता है तो वहाँ पर जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, ठीक है, वो उनके साथ में रहते हैं और आसपास के क्षेत्र उनको घुमाते हैं। चौथा है नई पहचान और आत्मचरित्र निर्माण। तो दोस्तों जैसे कोई पर्यटक आया तो उसको कोई एक विशेष स्थान देखने के लिए मिला, उनके संस्कृति से रूबरू होता है वो, और इस तरह से वो अब खुद का चरित्र भी बनाता है उनकी अच्छाइयाँ ग्रहण करके। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी पर्यटन में सामाजिक संगठनों इतिहास सांस्कृतिक परिवर्तनों प्रवासन। प्रवासन मतलब एक व्यक्ति अगर अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाए तो प्रवासन अथवा माइग्रेशन इसको कहते हैं। पर्यावरण लिंग स्तरीकरण अनुष्ठान पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। कौन लोग? सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी। भाषाई मानव विज्ञानी भाषा और प्रतीकों के माध्यम से पर्यटकों और मेज़बानों के बीच जो संचार होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं।
भौतिक मानव मनोवैज्ञानिक पर्यटकों को बेहतर सेवाओं के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के मानव भूमि वायु समुद्र रेल में जब सफ़र करते हैं तो वे थके ना, इसलिए उनके लिए उपयुक्त सीटों का निर्माण किया जाता है। शारीरिक मानव विज्ञानी वो लोग क्या अध्ययन करते हैं, जैसे कि यौन रोग जनित बीमारियों के विश्लेषण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे पर्यटक एड्स बीमारियों से बचा रहे। वेलेनी स्मिथ ने होस्ट एंड गेस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेज़बान और गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, ये किताब की रचना की है। इसके अलावा अन्य मानव वैज्ञानिक जिन्होंने पर्यटन को समझा, जैसे कि नेल्सन गेबर्न, डेनिसन नेस, पी सुनार, एरिक कोहेन, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पर्यटन के कारण मानव का समाज व संस्कृति प्रभावित होता है। तो ये लोग मानव विज्ञानी थे जिन्होंने टूरिज्म को समझा है। मानव विज्ञान पर्यटन में अध्ययन करता है कि मेहमान को मेज़बान के देश में आने पर कितनी संतुष्टि व तृप्ति मिलती है, कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक आया, उसको आगरा में कितना सुख महसूस हुआ, वो अध्ययन करता है। जैसे विदेशी यात्री भारत में योग आयुर्वेद आध्यात्मिकता शांति सुख को महसूस करने आते हैं, साथ में पर्यटक स्थानीय लोगों को किस प्रकार से देखते हैं वो भी मानव विज्ञान अध्ययन करता है पर्यटन में। वर्तमान में मानव विज्ञान द्वारा पर्यटन को अध्ययन करने का दायरा विस्तृत हो गया, यानी कि व्यापक हो गया है। जैसे मानव विज्ञानी यह भी आजकल अध्ययन करते हैं, इस बात को देखते हैं वो लोग कि पर्यटकों के आने कारण मेज़बान देश के पर्यावरण और वहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पर्यटन के कारण दोस्तों आसपास के लोगों को नौकरी रोजगार मिलता है, तो सकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, ये भी दोस्तों 20 अंक के लिए है और 500 शब्द सीमा है इसकी। पर्यटन में प्रामाणिकता क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ठीक है, प्रामाणिकता का मतलब क्या होता है पर्यटन में, कि जैसे कि हम घूमने गए कहीं पर, ठीक है, तो बजाय हम होटलों में रुकने के बजाय हम मोबाइल पे देखते रहे कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि आप जयपुर घूमने गए तो आप होटल में रुके, अब होटल में मोबाइल चला लिया, लैपटॉप चला लिया, उसी में यूट्यूब खोल लिया और उसमें देख रहे हैं हवा महल, ठीक है, नाहरगढ़ का किला, राइट, और जंतर मंतर। इससे बेहतर है कि आप वास्तव में रियल लाइफ में आप वहाँ पर उन स्थानों पे जाएं, जैसे कि हवा महल को देखने जाएं, वहाँ पर देखें किस तरह से हवा महल बना है, जंतर मंतर क्या है, किस तरह से काम करता है। तो बजाय मोबाइल और लैपटॉप में देखने की बजाय, यानी कि आभासी दुनिया में जीने की बजाय, अगर वास्तव में उस स्थान पर हम जाकर के समुदायों से मिलते हैं और वहाँ की संस्कृति को जानते हैं, तो दोस्तों हमें बेहतर अनुभव मिलता है। यही प्रामाणिकता है। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो पढ़ लेते हैं। पर्यटन में प्रामाणिकता की धारणा मानव विज्ञानियों के लिए रुचि और चिंता का विषय बन रही है। इसका अध्ययन 3 सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से किया गया है, वस्तुवाद, रचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। 3 सिद्धांत लिख देने हैं आपको, और मैंने जो समझाया वो भी लिख देना है। प्रामाणिकता का अर्थ है कि एक सच्चाई जिसे पर्यटक देखना चाहता है। पर्यटक के लिए प्रामाणिक कुछ ऐसा ही हो सकता है जो पर्यटक ने सपना देखा हो। विद्वान गिसोल्फ ने प्रामाणिकता के बारे में कहा कि पश्चिम के लोग कैसे कुछ स्थानों के ईमानदार लोगों की छवियों को अपनाते हैं। आदिवासी समाज व विदेशी जनजातियों के बारे में पर्यटकों के मन में कल्पनात्मक छवि भी बनती है। छवि मतलब इमेज। उसी को प्रमाणित करने हेतु पर्यटन इनके क्षेत्रों में आता है। मानव विज्ञानियों ने पर्यटन में प्रामाणिकता को समझने के लिए 3 सिद्धांत बनाए। अभी तक हमने समझा कि प्रामाणिकता मतलब जिसे पर्यटक देखना चाहता है, जिसे वो कहीं यूट्यूब वगैरह में देखा हो, वास्तव में उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस उसका करता है, तो वही प्रामाणिकता होती है। वस्तुवादी सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत बताता है कि प्रामाणिकता दिमाग की नज़र से मुक्त है। यह आंतरिक रूप से उस वस्तु के रूप में मौजूद होता है जिस स्थान का दौरा किया जाता है, जो सीधे आगंतुक या पर्यटक की धारणाओं से जुड़ा नहीं होता है। अब जैसे कि जंतर मंतर में जाओगे आप, तो वहाँ पर पहले के लोग समय को कैसे मापते थे, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर तरह तरह के उपकरण और वस्तुएं लगी हुई है। ठीक है, तो वस्तुओं के माध्यम से जो पर्यटक है वो प्रामाणिकता समझता है। 2 अमेरिकन विद्वान बरिस्टन और मैककेनल ने 1970 के दशक में इसे वस्तुवादी सिद्धांत का आकलन किया था। बरिस्टन ने कहा कि पर्यटक हमेशा अमानवीय वस्तु की तलाश करता है, यानी कि जो वस्तु उसने देखी नहीं है वो वस्तु वो देखना चाहता है, और इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हैं कि मेज़बान स्थान एक छद्म घटना प्रदान करता है।
छद्म मतलब एक आभासी जो कि उसने देखा नहीं है। प्रमाणिक एक प्रकार से निर्मित है, इसलिए वास्तव में अमानवीय है। बरिस्टन ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तविकता में पर्यटक अप्रमाणिकता की तलाश करते हैं। हालांकि मैककेनल ने असहमत होते हुए अपनी बात रखी कि प्रमाणिकता की तलाश में परग्रही आधुनिक पर्यटक इसलिए प्राचीनता और प्राकृतिक स्थलों की तलाश करता जो कि अभी तक आधुनिकता से अछूता रहा है। जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफा है, वहाँ पर लाखों साल पहले मानव रहा करता था। ठीक है, तो मान लो भीमबेटका के बारे में उसने सुना था, लेकिन उसने देखा नहीं कभी ऐसा। ठीक है, गुफा चित्रकारी भी उसने आज तक नहीं देखी लाखों साल पहले की। तो मतलब ऐसे स्थान है ना, वो शहरों से दूर होते हैं, आधुनिकता से दूर होते हैं। और प्राचीन समय में संस्कृति कैसी होती थी, लोग कैसे चित्रकला में विश्वास रखते थे, वो सब पर्यटक देखना चाहता है। और यही प्रमाणिकता है दोस्तों। वह ऐसे पर्यटकों को धार्मिक तीर्थयात्री कहता, वे एक बिंदु पर सहमत होते हैं कि पर्यटक वास्तव में जो देखते वह अप्रमाणिक है। रचनावाद सिद्धांत क्या है? वस्तुवादी सिद्धांत में एक मुद्दा जो देखा गया था वह है कि पर्यटक स्थलों और उनकी संस्कृति को निरंतर अपरिवर्तनीय के रूप में देखा गया है, यानी कि वो बदल नहीं सकते हैं पर्यटक स्थल। इस मुद्दे को रचनावादी सिद्धांत की सहायता से सुलझाए गए। एरिक कोहेन इसके प्रमुख समर्थक थे। तो यानी इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि इनको बनाया था इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार है कि प्रमाणिकता शारीरिक रूप से नहीं देखी जाती और एक सामाजिक रूप से निर्मित बातचीत की अवधारणा और यह द्वारा किए गए वस्तु की स्थायी संपत्ति नहीं है। अब एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊँ ना, जैसे कि राजस्थान के अंदर अलवर जिले में भानगढ़ का किला है। ठीक है, तो मतलब यूट्यूब वगैरह में देखेंगे तो काफ़ी डराने का लोग प्रयास करते हैं वीडियो वगैरह में, यहाँ पे भूत है वो है। लेकिन दोस्तों अगर सचमुच में वहाँ पे जाएंगे तो ऐसा आपको दिन में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आसपास के लोग भी कहेंगे कि मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये मन का एक भ्रम भी हो सकता है। तो रचनावाद सिद्धांत यही बताता है कि जो लोग हम महसूस करते हैं, अगर वास्तव में उस जगह पे जाके देखते तो वैसा हमें नहीं मिलता है। कोहे ने एक वर्णन करने के लिए एक नया शब्द प्रस्तुत किया कि जैसे कि एक नकली अनुभव में परिवर्तन के साथ उभरने की प्रमाणिकता, जिसे अंततः प्रमाणिकता के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। यूरी एक विद्वान है, इसे स्पष्ट करते हैं क्योंकि प्रमाणिकता के पर्यटक विश्वास को आधुनिक जन माध्यम द्वारा समय स्थान दबाव के माध्यम से बनाया जाता है। तीसरा सिद्धांत उत्तर आधुनिकता सिद्धांत। यह विद्वान बांग द्वारा सिद्ध किया गया था और इन्हें अस्तित्ववादी प्रमाणिकता भी कहा जाता है, जिसे गतिविधि आधारित प्रमाणिकता के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत दोनों सिद्धांतों से भिन्न है क्योंकि यह यात्रा के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, लेकिन अनुभव से पर्यटक को पर्यटन स्थल पर प्रवेश करता है। विद्वान वेंड लिखते हैं कि अस्तित्व की प्रमाणिकता एक संभावित अस्तित्व की स्थिति को संदर्भित करती है जो कि पर्यटक गतिविधियों द्वारा सक्रिय किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन में प्रामाणिक अनुभव पर्यटन की सीमित प्रक्रिया के भीतर होने के इस सक्रिय अस्तित्व की स्थिति को स्पष्ट प्राप्त करना होता है। अस्तित्व की प्रामाणिकता का दौरा की गई वस्तु की प्रामाणिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो देश तो आपने सुना, ठीक है, जैसे कि अमेरिका के अंदर कोई स्थान देखना चाहते हैं, आपने जो सुना है वैसा आपको नहीं मिले तो प्रामाणिकता का कोई लेना देना नहीं होता। ये जो सिद्धांत है वो दूसरों द्वारा बहस मतलब उत्तर आधुनिकतावाद पर दूसरों द्वारा बहस की गई इस सिद्धांत पर मतलब डिबेट किया गया है। जैसे एंगलर का कहना है कि वस्तुवादी को ज़्यादातर एक सिद्धांत के रूप में त्याग दिया हो सकता है, लेकिन इसे अभी भी अमल में यानी कि इसको अभी भी लागू किया जाता है। मानते हैं लोग जैसे होटल और रिसोर्ट या समूह पर्यटन जो पर्यटक स्थल की संस्कृति का प्रामाणिक अनुभव देने का वादा करते हैं। 1950 के दशक में प्रामाणिकता चर्चा का विषय बन गई और यात्रा पर जाने की प्रेरणा के रूप में कार्य करने के लिए और पर्यटन घटनाओं में खुद को प्रदर्शित करने की क्षमता के रूप में चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई। हालांकि शिक्षाविद वास्तविक जीवन में प्रामाणिकता के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में अधिक बात करते हैं, लेकिन वस्तुगत प्रामाणिकता अधिक रहती है। देखो उत्तर आधुनिकतावाद क्या है दोस्तों, ये सिद्धांत सीधी सी बात है। जैसे कि अपन राजस्थान घूमने गए, ठीक है, तो राजस्थान में कोई होटल में रुकेंगे, जैसलमेर के होटल में रुके, तो उस होटल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा, उनके कमरे कुछ इस तरह से बने होंगे, वहाँ पर व्यवस्थाएं इस प्रकार से होंगी कि आपको राजस्थान की संस्कृति का फील आएगा। ठीक है, तो ये उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत कहता है। राइट, आगे दोस्तों शब्द सीमा 250 इस प्रश्न के लिए और मैक्सिमम मार्क्स 10 है। पहला ये दूसरा खंड है और छोटे सवाल है, स्थायी पर्यटन को परिभाषित कीजिए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। स्थायी पर्यटन मतलब सतत पर्यटन भी इसको कहते हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म भी इसको कहते हैं। तो ये एक अवधारणा जो संपूर्ण पर्यटन अनुभव को कवर करती है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के साथ साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने
और मेज़बान समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना शामिल है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, जीवन की गुणवत्ता, सांस्कृतिक विविधता और सभी के लिए रोजगार और समृद्धि प्रदान करने वाली एक गतिशील और व्यवहार्य अर्थव्यवस्था की चिंताओं को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के पर्यटन संधारणीय हो सकते हैं यदि उन्हें ठीक तरह से योजनाबद्ध, विकसित, प्रबंधित यानी कि मैनेज किया जाए। पेरिस सम्मेलन 2015 में 17 सतत विकास के लक्ष्य तैयार किए गए, उसमें सतत पर्यटन की प्रथाओं को शामिल किया जा रहा है। देखो मतलब क्या है सस्टेनेबल टूरिज्म का, सतत पर्यटन या स्थायी पर्यटन का। जैसे कि आप भीमबेटका की गुफाएं गए, वहाँ पर चित्रकारी है, तो दोस्तों आप चित्रकारी से छेड़छाड़ मत करना कभी, राइट। नहीं तो वो चित्रकारी बिगड़ जाएंगे और लोग वही चित्रकला देखने आते हैं जो 1 लाख साल पहले मानव ने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह का पर्यटन की मतलब वहाँ की जगहों को नुकसान भी ना हो, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, पर्यटक भी खुश और मेजबान भी खुश, ये एक स्थायी पर्यटन होता है। तो सस्टेनेबल पर्यटन में पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग यानी कि अनुकूलतम प्रयोग करके पारिस्थितिक प्रक्रिया बनाए रख सके एवं प्राकृतिक विरासत जैव विविधता का संरक्षण हो सके। इसके अंतर्गत पर्यटक मेजबान समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करके स्थानीय लोगों के प्रति सहिष्णुता रखता है। अब जैसे कि कोई अमेरिका से घूमने आए यहाँ पर, ठीक है, गाँव के अंदर वो घूमने आते हैं, तो जो गाँव के लोग हैं उनके प्रति वो दया भाव रखते हैं और अच्छे से वो बात करते हैं। अगर स्थायी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो स्थानीय क्षेत्र में दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा। मेजबान समुदायों को रोजगार के अवसर मिलते हैं जिससे वहाँ गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी की समाप्ति में मदद मिलती है। सतत पर्यटन हेतु संबंधित हितधारकों की व्यापक भागीदारी तथा आम सहमति के साथ मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वर्तमान में छोटे द्वीपीय विकासशील देशों जैसे दोस्तों श्रीलंका है और मालदीव है, ये छोटे द्वीपीय विकासशील देश है, को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक जाते हैं और समुद्र के किनारे की कचरा फैलता है जिससे कि वहाँ का आसपास का जो पर्यावरण है वो प्रभावित होता है। तो पर्यटन की कुप्रथा यानी कि गलत परंपराओं के कारण वहाँ की जैव विविधता को नुकसान पहुँच रहा है, साथ ही समुद्री पारितंत्र को नुकसान हो रहा है। ये देश समुद्र के बढ़ते जल स्तर व जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, अतः सतत पर्यटन की यहाँ सख्त आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO इसको कहते हैं, इस संगठन को इंग्लिश में, सतत पर्यटन से संबंधित अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, स्थानीय संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण भी होगा और स्थानीय समुदाय को फायदा होगा। स्थायी पर्यटन के उदाहरण है जैसे कि भूटान का सतत पर्यावरण। अब दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जो कि दोस्तों पर्यावरण के मामले में सबसे अव्वल देशों में आता है, वहाँ पर पर्यावरण का प्राकृतिक का बहुत खूब ख्याल रखा जाता है। बोत्सवाना एक अफ्रीका देश है, तंजानिया केन्या में सफारी टूर यहाँ ये जो 3 देश है ये अफ्रीका के हैं। यहाँ पे अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जंगलों के अंदर सफारी टूर वगैरह करवाया जाता है और लोगों को बोला जाता है कि आप प्लास्टिक के रेपर वगैरह ना फेंके, जानवरों को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, इनको कुछ खिलाए ना। तो ये सतत पर्यटन कहलाता है। अगला सवाल है, ये भी अपने को 250 शब्दों में लिखना है 10 नंबर के लिए। भारत में स्थानीय पर्यावरण बनाम मतलब वर्सेज पर्यटक स्थलों की चर्चा करें तो इसमें क्या लिखना है कि भारत में जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो पारिस्थितिक रूप से कितने संवेदनशील है, क्या वहाँ पर स्थिति है आज, वही बताना है। तो भारत में पर्यटन बढ़ने से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और सिक्किम, पहाड़ी इलाके हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी संवेदनशील होता है। तो हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश पर्यटन के सबसे बड़े आकर्षण के शहरों में है। यहाँ के आकर्षण पहाड़ियाँ, घाटियाँ, रोमांचक दृश्य, शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। वर्तमान में अत्यधिक पर्यटन से प्लास्टिक प्रदूषण भी बढ़ा है। जम्मू कश्मीर, यहाँ भी अनेक पर्यटक स्थल है जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, वैष्णो देवी, गुरेज घाटी। यहाँ पर भी दोस्तों अत्यधिक पर्यटन से पहाड़ी पारितंत्र को नुकसान पहुँच रहा है। फिर उत्तराखंड, यहाँ भी अनेक पर्यटक स्थल जैसे कि ऋषिकेश, नैनीताल, औली, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। टिकाऊ पर्यटन न होने के कारण यहाँ भी वन पारितंत्र व नदी पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सिक्किम, यहाँ भी अनेक पर्यटक स्थल है जैसे कि नाथुला दर्रा, कंचनजंगा बेस कैंप, गंगटोक शहर, तीस्ता नदी व अनेक बौद्ध मठ व झीलें घाटियाँ हैं सिक्किम में। तो प्रत्येक साल यहाँ पे पर्यटन बढ़ने से स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुँच रहा है।
पर्यटन राजस्व लाने के साथ साथ अनेक पर्यावरणीय समस्या भी लाता है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के अनुसार समुद्री पर्यटन से समुद्रों में प्लास्टिक कचरा बढ़ा है। भारत में औद्योगिक प्रदूषण के कारण ऐतिहासिक धरोहर जैसे ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। भीमबेटका जैसे शैल आश्रम में बनी गुफा चित्रकला को पर्यटन के कारण नुकसान हो रहा है। भारत में राष्ट्रीय पार्कों में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनने से आदिवासियों को उनका प्राकृतिक मूल स्थान छोड़ना पड़ रहा है, जिससे उनकी आजीविका संस्कृति मूल्य खतरे में आ गए हैं। जैसे राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व बनने से जंगलों में रहने वाले जन समुदाय को विस्थापित यानी कि उनको दूर हटाया जा रहा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण से दक्षिण एशिया में संरक्षित क्षेत्र मतलब जहाँ पर जानवर रह सकते हैं, तो वहाँ पे जो लोग थे उनको अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो जनजातीय आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा IUCN ने कहा है। अगर आप जनजातीय लोगों को हटा रहे हो तो उनके लिए घर वगैरह बना के दो, लेकिन अक्सर होता नहीं है। इसलिए दोस्तों जनजातीय है वो काफ़ी विरोध करती है सरकारों का। अच्छा, भारत में सतत पर्यटन की आवश्यकता, जिससे पर्यटक स्थलों को स्थानीय जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे, बगैर पर्यटक संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो पर्यटक संतुष्ट हो सके, इस तरह का हमें पर्यटन विकसित करना चाहिए। अगला सवाल भी 250 शब्द के लिए और अंक इसके लिए 10 रहेंगे। उपयुक्त उदाहरण सहित पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मुख्यतः पर्यटन 10 प्रकार का होता है। जैसे कि धार्मिक पर्यटन पहला टाइप है, जब कोई व्यक्ति मुख्य रूप से धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करता है तो उसे धार्मिक पर्यटन कहते हैं। ये यात्री पूजा करने और मोक्ष का आनंद लेने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। उदाहरण, हर साल इस्लाम को मानने वाले सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा के लिए पहुंचते हैं। हिंदू तीर्थयात्री भी जम्मू और कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर के लिए पहुंचते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व, जैसे कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। ठीक है, दूसरा पर्यटन है प्रकार पर्यावरणीय और प्रकृति पर्यटन। जब व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता को देखने और शांति को आनंद को महसूस करने के लिए प्रकृति में जाता है तो ऐसे पर्यटन को प्रकृति पर्यटन कहते हैं। यह पर्यटन तभी सफल माना जाता है जब स्थानीय पर्यावरण पर इसका कोई नुकसान न पड़े। वन्य जीव पर्यटन, इस प्रकार के पर्यटन में राष्ट्रीय पार्कों को वन्य जीव अभ्यारण्यों को दुर्लभ जीवों व वनस्पतियों को देखना शामिल होता है। यह पर्यटन पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है, साथ ही स्थानीय समुदाय हेतु आर्थिक रूप से लाभप्रद ये होता है। भारत के प्रसिद्ध वन्य जीव पर्यटक स्थल है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर टाइगर भी पाया जाता है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ ये दोस्तों भरतपुर जिले में है जो राजस्थान में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तराखंड में। गिर अभ्यारण्य गुजरात में। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये और एग्जाम्पल दे रखे हैं। चौथा टाइप है पर्यटन का अवकाश पर्यटन। तो शहरी आबादी अपने तनाव को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, ताज़ी हवा लेने के लिए शहर के आसपास जगहों पर सप्ताह के अंतिम दिनों में परिवार के साथ चले जाते हैं। प्राइवेट अथवा सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों को पिकनिक बोनस भी दिया जाता ताकि आप लोग घूमो और आपका सरदर्द कम हो। वयस्क वृद्ध महिलाएं भी अपनी पसंद के स्थान चुनकर पर्यटन करते हैं। जैसे कि महिला वही जगह जाना पसंद करेंगी जहाँ पर वो शॉपिंग कर सकें, वृद्ध वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ पर योग सिखाया जा रहा हो, जहाँ पर थोड़ी शांति मिले। ठीक है, और वयस्क वहाँ पे जाना पसंद करेंगे जो अडल्ट होते हैं, जहाँ पर मनोरंजन उनको मिले। साहसी पर्यटन क्या है, ऐसे लोग जो अपनी नियमित जीवन शैली यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल, डेली की लाइफ स्टाइल उससे सेटिस्फाई नहीं है तथा वो साहस की भावना उनमें अधिक होती है। इसमें ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी, रिवर राफ्टिंग यानी कि नदी के अंदर मतलब वो लोग बैठ जाते हैं, नाव वगैरह चला देते रहता है, इसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं। इसके अंदर शामिल है साहसी पर्यटन में। एक संस्था है एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अनुसार साहसी पर्यटन निम्न राज्यों में बढ़ा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय। चिकित्सा पर्यटन क्या है, भारत में सस्ता व प्रभावी इलाज होने के कारण अनेक देशों के लोग यहाँ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लाभ उठाने आते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा वीजा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 2026 ईस्वी तक भारत में चिकित्सा पर्यटन 13 बिलियन अमेरिका डॉलर का हो जाएगा। व्यवसाय पर्यटन क्या है, इसमें व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेना, व्यवसाय से जुड़े आयोजनों प्रदर्शनी में भाग लेना, जैसे कि अपने काम धंधे के सिलसिले में कोई अगर व्यापारी अमेरिका चल जाता है तो इसे व्यवसाय पर्यटन कहते हैं। तो वस्तुएं बेचना प्रचार करना भी इसमें शामिल है। इसमें पर्यटक घूमने के साथ अपने व्यापारिक उद्देश्य भी पूरा कर लेता है, साथ ही वह पर्यटक वहाँ की संस्कृति से परिचित हो जाता है। राजनीतिक पर्यटन देख लेते हैं, विभिन्न नेता कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने तथा अन्य देशों के साथ संधि या समझौते करने हेतु दूसरे देशों का दौरा करते हैं या विजिट करते हैं।
वर्तमान में इजराइल व फिलिस्तीन के मध्य चल रहे संघर्ष को दूर करने के लिए अनेक देश के जो नेता है वो इजराइल और फिलिस्तीन पहुंच रहे हैं। तो ये राजनीतिक पर्यटन हो जाएगा। सांस्कृतिक और धरोहर पर्यटन क्या है? किसी भी देश का पर्यटक ऐतिहासिक धरोहरों के सौंदर्य तथा स्थानीय संस्कृति को जानने हेतु जब अन्य देश में जाता है तो वह गंतव्य देश की मान्यताओं व प्रथाओं को भी समझता है। भारत में अजंता व एलोरा, ये महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद जिले में। कोणार्क मंदिर, ये सूर्य भगवान का मंदिर है। किले देखने के लिए लाखों विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं। भेंट पर्यटन अंतिम प्रकार है टूरिज्म का। भारत में रिश्तेदारों को खाली समय में एक दूसरे घरों में जाना, जैसे कि जब हम बच्चे थे बचपन में तो बुआ और नानी के दादा या दादी के यहाँ पे जाते रहते थे। तो दोस्तों ये भेंट पर्यटन कहलाता है। इसका फायदा है कि आपको मामा बुआ ये सभी घुमा देते हैं फ्री में, तो यहाँ पर किसी ट्रैवल एजेंसी का सहयोग आपको नहीं लेना होता है। अब छोटे सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर के लिए सवाल है, 150 शब्द सीमा है इसकी। प्रौद्योगिकी और पर्यटन, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी किस तरह से टूरिज्म को आगे बढ़ा रही है यही हम समझने वाले हैं। प्रौद्योगिकी विकास ने पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ला दिया है दोस्तों। जैसे कि आपको अगर जयपुर जाना है तो मोबाइल के अंदर सर्च करते हैं कौन सी ट्रेन कब जाएगी, होटल वगैरह सर्च करते हैं, रेस्टोरेंट सर्च करते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी के कारण टूरिज्म बढ़ा है। 74% जो यात्री है वो इंटरनेट पर अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं। प्रौद्योगिकी ने पर्यटकों को बेहतर अनुभव दिया है। तकनीकी उन्नयन यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने स्वचालन, जैसे कि ऑटोमेटिक हो गई ये चीज़ें। संपर्क रही सेवाएं, जैसे कि यूपीआई पर पेमेंट कर दिया, फ़ोन पे, पेटीएम, तो आपको पैसे वगैरह देना नहीं पड़े, ये संपर्क रही सेवाएं कहलाते हैं। आभासी अनुभव, तो वो वीआर ग्लास लगा के आप मतलब 3D वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मूवी वगैरह देखने जाते हैं वहाँ पे 3D चश्मे पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है रियल में चीज़ें हो रही है। और वास्तविक समय की जानकारी आदि सुविधाएं पर्यटन में बढ़ी है। निम्न तकनीकी विकासों के कारण वर्तमान में यात्रा उद्योग व्यावसायिक पर्यटन पर प्रभाव पड़ा है। संपर्क रहित सेवाएं, इसमें पढ़ लेते हैं। संपर्क रहित भुगतान लेन देन का सबसे सुविधाजनक व सुरक्षित तरीका बनकर उभरा है। यात्री कंपनियां व होटलों में वर्तमान में QR कोड का इस्तेमाल करके यात्री सुरक्षित ट्रांजैक्शन करता। चेक इन, चेकआउट और मेन्यू सब ऑनलाइन है। आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी, इसकी मदद से पर्यटक यथार्थवादी दृश्य को श्रवण परिदृश्यों जिसे वो सुन सकता है, देख सकता है, के साथ इंटरेक्टिव 3D ई लर्निंग का अनुभव प्राप्त करता है। बायोमेट्रिक तकनीक क्या है? जैसे कि आप होटल बुक किया आपने, आप कमरे के अंदर गए तो कमरे में एक फेस कैम लगा होता है, वो आपको आपके चेहरे को मेजर करेगा, मापेगा, तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। तो ये बायोमेट्रिक तकनीक काफ़ी बढ़ रही है पर्यटन में। तो वर्तमान में होटलों के कमरों में प्रवेश पर्यटक के अंगूठे तथा चेहरे को स्कैन करके दिया जाता है। इससे ग्राहक का समय बचता है तथा यह सहज भी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वर्तमान में इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट पर ज़्यादा किया जा रहा है। उन्नत AI तकनीकों से यात्री के बैग व जूतों में संदिग्ध वस्तु को तुरंत पहचान लिया जाता है। इससे पर्यटकों व सुरक्षा एजेंसियों का समय बच रहा है। इससे मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। रोबोट, चैटबॉट और ऑटोमेशन। चैटबॉट आपने देखा है, जैसे कि कोई वेबसाइट पे गए, अपन फ्लिपकार्ट पे गए तो वहाँ पे एक चैटबॉट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रोबोट हमसे बात करना चाहता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है, वो चैटबॉट कहलाता है। रोबोट आप जानते ही हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट पे रहता है, यात्रियों को सुविधाएं वो प्रदान करता रहता है। ऑटोमेशन यानी कि चीज़ें ऑटोमेटिकली होना। तो होटलों के कमरों में वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइस, मतलब कि जैसे कि कुछ हमने बोला, जैसे कि अलेक्सा प्ले द म्यूज़िक, तो एक उपकरण आता है वो हमारे लिए गाना बजा देता है। और जैसे कि पंखे को बोलेंगे, ठीक है, वो फिर रोटेट होने लग जाएगा, चल जाएगा। तो होटलों में इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती है। होटलों में ऐसे रोबोट है जो चेक इन व खाना देने की सुविधा दे रहे हैं। चेक इन मतलब जैसे कि होटल में पहली बार हम इंटर करें उसको चेक इन कहते हैं। होटल के बाहर जब जाते हैं होटल छोड़ के, उसको चेकआउट कहते हैं। जो चैटबॉट हमेशा 24 घंटे और 7 दिन पर्यटकों के सवाल जवाब देने हेतु उपलब्ध रहता है। ऑटोमेशन की सहायता से पर्यटक फ्लाइट, होटल, कार को बुक करते हैं। पर्यटन में बाजारीकरण, कमोडिफिकेशंस इन टूरिज्म, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि आप राजस्थान या कहीं पर भी गए घूमने, ठीक है, तो आपको वहाँ पर लोग उस आसपास के क्षेत्र की वस्तुएं बेचने नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे कि मंदिर गए तो वहाँ पर प्रसाद वगैरह मंदिर के बाहर, और धागे वगैरह आपको मिलते हैं, नारियल वगैरह मिलता है, वो एक पर्यटन में बाजारीकरण है एक तरह का। तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है, इसी के बारे में पढ़ते हैं।
बाजारीकरण का मतलब किसी वस्तु को व्यावसायिक उपयोग के लिए वस्तु में बदलना है। पर्यटन के संदर्भ में बाजारीकरण का अर्थ है कि किसी स्थान की संस्कृति और सांस्कृतिक कलाकृति को उपयोग करके उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का समर्थन करने के लिए पर्याप्त लाभ कमाना है। जैसे भारत घूमने आए विदेशी पर्यटक स्थानीय क्षेत्रों की कलाकृतियाँ वस्त्र वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि खरीदते हैं। अमेरिका घूमने गए पर्यटक मैकडोनाल्ड फास्ट फूड जरूर चखते हैं। इसी तरह डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड पर्यटकों के लिए मनोरंजन का हिस्सा, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चों के एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ टेडी बेयर वगैरह और कुछ खिलौने वगैरह वहाँ पे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश घूमने वाले पर्यटक वहाँ की स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली टोपी जरूर पहनते हैं सर पे। यह प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है टोपी। इससे वहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी आजीविका यानी कि कमाई का साधन मिल जाता है। बाजारीकरण से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है तथा इससे स्वदेशी संस्कृति का संरक्षण होता है। हस्तशिल्प विक्रेताओं को खाद्य विक्रेताओं को टोकरी निर्माता स्थानीय वस्तुओं को पर्यटकों को बेचकर लाभ कमाते हैं। यह सतत विकास का हिस्सा है। इससे सकल घरेलू उत्पाद भी बेहतर होता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। पर्यटक स्थानीय संस्कृति के मूल्य व उसकी महत्वता से परिचित होते हैं। निष्कर्षतः बाजारीकरण से पर्यटन का सर्वांगीण विकास होता है। अगला सवाल है दोस्तों, ये भी 10 नंबर का 150 शब्द में लिखना है आपको। तो एक संग्रहालय अनंत काल के लिए भौतिक संस्कृति को संरक्षित करता है। अब आपको बताना कि जो म्यूजियम होते हैं वो किस प्रकार से एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में काम करते हैं। तो संग्रहालयों के माध्यम से सांस्कृतिक अवशेषों का संरक्षण होता है। पुरानी चीज़ हम देख पाते हैं और जो भावी पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो समझ पाती है कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे। इससे तात्कालिक समय की परंपराओं को मूल्यों का भी संरक्षण होता है। जिस देश में संग्रहालय अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ विदेशी पर्यटक भी उतनी ही संख्या में आकर्षित होते हैं। एक विद्वान निकोलस क्राफिटस के अनुसार संग्रहालय मानव समाज की सेवा और विकास में काम आने वाले संस्थान हैं जो जनता के लिए खुले हैं। संग्रहालय शिक्षा अध्ययन आनंद अनुसंधान प्रदर्शन करने हेतु एक मूर्त धरोहर है। पर्यटक यहाँ आकर अपनी शैक्षिक सांस्कृतिक सामाजिक संतुष्टियों को पूरा करता है। आधुनिक संग्रहालयों का प्रचलन आजकल बढ़ा है जिसमें विज्ञान से संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। यहाँ प्राचीन कलाकृतियाँ मूर्तियाँ उपकरण औजार वेशभूषा बर्तन परिवहन के साधन आभूषण रखे होते हैं जिससे हम तात्कालिक समाज का संपूर्ण इतिहास जान सकते हैं। संग्रहालय में राजनीति सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों प्रथाओं की वीडियो और ध्वनि रिकॉर्डिंग भी शामिल हो सकती है। जैसे कि दोस्तों मैं एक विवेकानंद संग्रहालय में गया था, ठीक है, तो वहाँ पर विवेकानंद ने जो समुद्री यात्रा की थी वो यात्रा मतलब एक स्क्रीन पर चल रही थी और कह सकते हैं कि हम चलचित्र और ध्वनि के माध्यम से विवेकानंद का जीवन बताया गया विवेकानंद संग्रहालय में। यहाँ विभिन्न वस्तु की प्रदर्शनी भी शामिल हो सकती है जिसमें संगीत प्रकाश की सहायता से जीवंतता यानी कि ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में हम देख रहे हैं, जीवित हो उठेंगे। जैसे कि आप मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो म्यूजियम है वहाँ पर देखने जाओगे तो वहाँ पर इस तरह की लाइट लगी होती है, इस तरह से वो टीवी पर स्क्रीन पे चल रहा होता है तो आपको लगता है कि यार पहले के ज़माने में पहुँच गए हैं। अगला सवाल है दोस्तों भीमबेटका, राइट। भीमबेटका पढ़ लेते हैं। मैक केचर और ड्यू क्रॉस ने बताया कि पिछले 3 दशकों में रॉक आर्ट टूरिज्म ने सांस्कृतिक पर्यटन के तौर पर प्रसिद्धि हासिल की है। एक वर्ष में 240 मिलियन पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यूनेस्को व पुरातात्विक विभाग ने रॉक आर्ट को सुरक्षित रखने हेतु यानी गुफा के अंदर 200 अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई गई है, उसी को कहते हैं रॉक आर्ट। तो रॉक आर्ट बची रहे इसके लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस व नीतियां जारी की गई है क्योंकि ये स्थल नाजुक प्रकृति के होते हैं और इनको पर्यटन की गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ भारत का प्राचीन मानव रहता था। इन चट्टान आश्रय मतलब जहाँ पर रहने का स्थल हो में प्रागैतिहासिक मानव के जीवन को बताया गया है। यहाँ की गुफा पेंटिंग 30,000 साल पुरानी है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यहाँ हिरण का लाल व गेरुआ रंग में चित्र बना है। इस स्थल का पौराणिक महत्व भी है। जो पांडव थे उनमें से जो भीम था इसे जोड़कर बताया गया है। नृत्य करने संगीत बजाने शरीर पर आभूषण सजाने शहद जमा करने शेर जंगली सुअर हाथियों कुत्तों घड़ियालों के चित्र भी यहाँ पर मिले हैं इस गुफा के अंदर भीमबेटका में। तो आज यहाँ पर अत्यधिक पर्यटन बढ़ा है जिससे गुफा चित्रकारी का नुकसान भी हो रहा है। आगे सवाल है दोस्तों पर्यटन और कोर परिधीय अथवा मूल गंतव्य गतिशीलता। दोस्तों समझ में नहीं आएगा ये सवाल लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, राइट। किताब से समझ में नहीं आएगा इतना। तो जो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे कि आप ये मानो कि दिल्ली के अंदर जैसे कि कुतुब मीनार है और कई सारी बावड़ियाँ हैं, लाल किला है, तो उसको देखने के लिए बाहर के जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि जो बड़ी बड़े होटल्स होते हैं, ठीक है, और जो यात्रा कंपनियां होती है ये विदेशों की होती है, समझो आप, ठीक है, ये विदेशों की होती है। तो
पर्यटन से जो फ़ायदा मिलता है ये विदेशी कंपनियाँ हैं, ये फ़ायदा उठाती है और जो कमाया हुआ पैसा वो भारत में नहीं लगाती हैं। ठीक है, भारत एक विकासशील देश है और विकसित देशों की काफ़ी सारी कंपनियाँ भारत में पर्यटन का व्यवसाय भी करती है। तो कह सकते हैं हम जो विकसित देशों की जो पर्यटन से जुड़ी कंपनियाँ वो विकासशील देश जो गरीब देश हैं उनका वो शोषण करती हैं। ठीक है, तो यही अपने को लिखना है। ये पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है दोस्तों, निर्भरता सिद्धांत। ठीक है, बीपीएससी 134 सेकंड ईयर में आता है। तो देखो आप, निर्भरता सिद्धांतकारों ने या डिपेंडेंसी जो थ्योरी जिन्होंने बनाई थी, ने विकासशील देशों में पर्यटन से संबंधित पक्षों को उजागर किया है। विकासशील देश आर्थिक लाभ उत्पन्न करने और रोजगार और व्यवसाय बनाने को जीवन स्तर में सुधार करने हेतु पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, ताकि कोर देश यानी कि जो विकसित देश हैं के पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके यहाँ पर आ सकें। विकसित देश विकासशील देशों में पर्यटन को नियंत्रित कर उनका शोषण करते हैं। एक दोस्तों शोध पत्र है, किसी ने रिसर्च करके लिखा था, टूरिज्म डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट ए मोड ऑफ एनालिसिस, 1981 में लिखा गया था ये। इसके अनुसार जब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में प्रवेश करता है तो उन्हें विभिन्न व्यावसायिक प्रथाओं को स्वीकार करना पड़ता है, जिससे विकसित राष्ट्रों की कंपनियां अत्यधिक धन कमाती हैं। पर्यटन से उत्पन्न अतिरिक्त आय को जब ये कंपनियां गंतव्य देश में ना निवेश करके, अब जैसे कि अमेरिका की कोई कंपनी भारत में वो पर्यटन के क्षेत्र में उसने काफ़ी पैसा लगा रखा है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो कमाती है भारत में निवेश नहीं करती है, वो अपने ही देश में ले जाती है। तो इससे क्या है, विकासशील देश जैसे कि भारत का भी नुकसान होता है। तो विकसित देश गंतव्य देश की संरचनात्मक ढांचे को बदल देते हैं। तो जो पर्यटन से जुड़ी कंपनियां विदेशों की, वो कहते हैं कि इस तरह से होटल बनाओ, इस तरह से आप सड़कें बनाओ, तो संरचनात्मक ढांचा भी बदल दिया जाता है गरीब देशों का। विकसित देश अपनी शक्ति को विकास को धन का उपयोग करके आय में असमानता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि जयपुर व आगरा में बने होटलों में पश्चिम तरीके से प्रशिक्षित कर्मचारी, तो वहाँ पर होटल में जाओगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो मतलब ऐसे वेटर मिलेंगे जो आपको लगेगा कि मतलब ये अमेरिका में ऐसे काम कर रहे हो। ठीक है, और पश्चिमी व्यंजन आपको मिलेगा, पश्चिम परंपराओं का समायोजन किया जाता है ताकि जो विदेशी पर्यटक होता है उसको लगे ना कि घर से बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो घर के बाहर घर जैसी फील देने के लिए जयपुर व आगरा जैसे में होटल बना है, तो वो होटल उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का उनमें रंग होता है, कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं जिससे विदेशी पर्यटक खुश रहे। टोबैगो दोस्तों ये एक कैरिबियन क्षेत्र का एक देश है टोबैगो, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इनका भी मतलब विकसित देशों ने अपने हिसाब से इनको अनुकूलित किया है और शोषित किया है। सांस्कृतिक विरासत के रूप में कला, स्पीक में एक विद्वान है दोस्तों, ये एक 10 नंबर का सवाल और 150 शब्दों में लिखना है आपको, ने कला को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दर्शाया है। भारत के शास्त्रीय नृत्य व शास्त्रीय संगीत भी महत्वपूर्ण कला के रूप है। भारत में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज कला रूपों के संरक्षण को पुनः उत्थान को रखरखाव का काम करता है। भारतीय हेरिटेज अकादमी अमूर्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाती है। भारत के सांस्कृतिक मामलों का विभाग छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह विभाग प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सेमिनार कार्यशालाओं चर्चाओं का आयोजन करता है। मीडिया इंटरनेट कला साहित्य संस्कृति से जुड़े अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत व यूनेस्को ने मिलकर गायब हो रही विरासतों कलाओं को बचाने हेतु संरक्षण कार्यक्रम चला रहा है। भारत यूनेस्को साथ मिलकर भारत के शहरों में हाथ से तैयार की गई साड़ियाँ, गांव के लोकगीत, दादी माँ के नुस्खे, लकड़ी के खिलौने, पुराने बर्तन व औजार बनाने की जो कला है वो आज विलुप्त हो रही है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग शहरों के अंदर आ गए, गांव की संस्कृति अब खत्म हो रही है। तो सांस्कृतिक कला को संरक्षित करके एकता, पहचान की भावना, अपनेपन की भावना को सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत सरकार चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य को फिल्मों और नाटकों का आयोजन करवा के संरक्षित कर रही है, जिससे शहरों में जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पुराने मूल्य व कलाओं को अपने साथ जोड़े रख सकें। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ये असाइनमेंट भी लिख लेना और इन सवालों को आप याद कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, उसको भी देखेंगे अपन। तो फिलहाल के लिए इतना ही BNS 183 में। ये आपका जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के लिए असाइनमेंट था। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।